आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य लक्षणों का अध्ययन करें। भारतीय संविधान के लक्षणों को समझने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर बहुत विचार किया कि स्वतंत्र भारत का संविधान किस प्रकार का होना चाहिए, स्वतंत्र भारत किस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से जिन नियमों को मानना पड़ रहा था वो नियम उन्होंने खुद ने नहीं बनाए थे, वो ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाए गए थे। इतने लंबे अत्याचारी शासन से भारतीय लोग परेशान हो गए थे और उन्होंने इस बात पर गौर करना प्रारंभ किया, स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, एक ऐसा देश जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाए और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार मिले। इसके बाद यह भी तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, उसके कामकाज के नियम क्या होने चाहिए। ये सब काम किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे और संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही और इनके अथक प्रयासों से संविधान का निर्माण किया गया। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी एक भाषा नहीं थी, उनका एक धर्म नहीं था, उनकी एक संस्कृति नहीं थी। इसलिए जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय देश में उथल पुथल का दौर था। भारत का विभाजन लगभग तय हो चुका था। कुछ देशी रियासतें ये तय नहीं कर पा रही थी कि वो किस में शामिल हों, कहाँ जाएं, उनका भविष्य क्या होगा। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। संविधान सभा के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा करते हुए देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया है। अब हम आगे के भाग में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख करेंगे, मुख्य लक्षणों के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं भारतीय संविधान का पहला लक्षण, संघवाद। संघवाद का मतलब है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना, अर्थात हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं और स्थानीय स्तर पर भी सरकारें हैं। हमने कक्षा 6 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, कक्षा 7 में हमने राज्य सरकार के बारे में पढ़ा था और इस वर्ष हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी थी जिसमें दिल्ली में बैठे हुए चंद लोग पूरे देश के फैसले न लेने लगें। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले लिए जा सकें और भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्ताधिकार दिया गया। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इनमें संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची आती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से करेगी। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान का एक मुख्य लक्षण है संघवाद, जहाँ पर देश में एक से ज्यादा स्तरों की सरकारों की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान का दूसरा लक्षण है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन पद्धति। यहाँ सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है।
जब संविधान सभा के सदस्य संविधान बनाने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय उन्होंने यह निर्णय लिया कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। इसलिए उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को बल मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग, औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की जो बेड़ियां हैं उनको भी तोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसका मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोग सीधा हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी ही क्यों ना हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में हम दूसरी इकाई में पढ़ेंगे। आगे तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के प्रावधान किए गए हैं। इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। कहने का तात्पर्य है कि सरकार में शक्तियों का विभाजन किया गया है। उन विभाजन के आधार पर ही शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये शक्तियां अलग अलग होती हैं, लेकिन फिर भी तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं राज्य शब्द का इस्तेमाल बार बार किया गया है, लेकिन यहाँ राज्य का मतलब राज्य सरकार से नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब दूसरे अर्थ में लिया गया है। राज्य का अर्थ सरकार से अलग है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना, लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार तो बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले स्वतंत्र संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा विस्तृत होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अध्याय में जो राज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसका अर्थ दूसरे प्रकार से लिया गया है, जिसमें इसको एक राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है के रूप में देखा गया है। जब संविधान सभा के सदस्य संविधान तैयार कर रहे थे तो उनको इस बात का डर था कि कहीं कार्यपालिका ज़्यादा ताकतवर न हो जाए और वो विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा न करने लग जाए। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए ऐसे कई सारे प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। इसलिए शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संविधान के लक्षणों में अगला लक्षण है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा में कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के मन में राज्य के प्रति एक संदेह का जो भाव पैदा किया था, इसलिए उन्हें लगता था कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। इधर आप देख रहे हैं भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार। इन्हें आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। विस्तार से पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि प्रत्येक अधिकार का क्या अर्थ है। समानता का अधिकार, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं,
इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में ये भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल का मैदान हो, होटल, दुकान, सार्वजनिक स्थान हो, सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जिनके बारे में इस किताब में हम आगे भी पढ़ेंगे। समानता के अधिकार के तहत ही छुआछूत की जो प्रथा हमारे देश में चल रही थी उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता है, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने और कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरन श्रम करवाना जिसे बेगार प्रथा भी कहते हैं, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना ये अपराध होगा। इसलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर नहीं रखा जा सकता। यदि कोई रखता है तो उसे जुर्माना भरना होगा, हो सकता है उसे सजा भी हो जाए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना धर्म अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ निजी स्तर पर बहुत सारे विद्यालय खोले हुए हैं। शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार के तहत ही संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का जो प्रावधान है, उसी के तहत सरकारी विद्यालयों के अलावा निजी विद्यालय, निजी शिक्षण संस्थाएं भी अस्तित्व में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो वह इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, इसका सहारा लेते हुए अदालत में जा सकता है। तो इस प्रकार से इन मौलिक अधिकारों का जिक्र भी भारतीय संविधान में किया गया है, जो सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से हमें बचाता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी ये चाहते थे कि संविधान में कुछ ऐसे अधिकार शामिल किए जाएं जो उनके समूह की रक्षा कर सकें। इसलिए बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, और इनका दोहरा उद्देश्य ये भी है कि प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि उन पर अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करेगा इन मौलिक अधिकारों के आधार पर। अब हम बात करेंगे अगले लक्षण की। अगला लक्षण है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, अर्थात ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। नागरिक जिस धर्म को भी चाहें उसे अपना सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ भी वो जाना चाहे जा सकते हैं। राज्य का इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, इसलिए भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब निष्कर्ष रूप में आप इस बात को समझ गए होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास भी हमें ये बताने में मदद करता है कि देश का संविधान कैसा होना चाहिए। संविधान उन आदर्शों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों में संविधान में भारी बदलाव आते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हमने ये देखा नेपाल के परिप्रेक्ष्य में कि वहाँ लोकतांत्रिक समाज बनाने की जरूरत के साथ ही एक नया संविधान बनाने की जरूरत भी पैदा हो गई थी। तो इस प्रकार से हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वो कई बार हमें बहुत जटिल दिखाई देते हैं, उन्हें समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे हमें ये समझ में आने लगता है कि भारतीय संविधान भारतीय लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और ये एक जीवंत दस्तावेज है, लिखित और विस्तृत दस्तावेज है, कठोर और लचीला है,
जब हमें आवश्यकता होती है, जब लगता है कि भारतीय संविधान में कुछ और जोड़ना चाहिए या कुछ हटाना चाहिए, तो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत उसमें कुछ घटाना या बढ़ाने जैसी कार्यप्रणाली को अंजाम दिया जाता है। इस प्रकार से इस पाठ के माध्यम से आपको ये समझ आया होगा कि देश का संविधान क्या होता है, कैसा होना चाहिए, और उस देश के संविधान को मानने के लिए सभी नागरिक बाध्य क्यों हैं। क्योंकि एक देश के नागरिक तभी सच्चे नागरिक कहला सकते हैं जब वे उस देश के संविधान की पूरी तरह से पालना करें। तो इस प्रकार से हमने समझा भारतीय संविधान और उसकी विशेषताएं। एक बार फिर से दोहराते हैं, संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या है। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपनाते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। इस प्रकार संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसे सभी नागरिकों को मानना होता है। भारतीय संविधान के लक्षणों में हमने जाना संघवाद, सांसदीय शासन प्रणाली, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता। इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है। आशा है आपको यह अध्याय पूरी तरह समझ में आया होगा।